आज मैं उस आरएसएस का जो कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं करती थी। अभी कल मैं न्यूज़ 24 देख रहा था। उसमें आरएसएस के एक नेता ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देर से ही सही, लेकिन एक रणनीतिक परिवर्तन अपनी सोच में आरएसएस ने किया है। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार से शुरू हुई, मान्यवर कांसीराम साहब उस लड़ाई को एक नई दिशा दे पाए, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, और उनसे अगर पीछे जाएं तो कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू कुशवाहा, उन सब हमारे महापुरुषों ने जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा था, वो जो हिस्सेदारी भागीदारी की बात करते थे, वो जो जाति के आंकड़े की बात करते थे, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे की बात करते थे, आज पूरे देश की राजनीति हमारे तमाम उन मुद्दों की तरफ, चाहे जाति की जनगणना हो, चाहे वो आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे हो, आज पूरे देश की राजनीति उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द आ गई है जिस मुद्दे पर फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार और फिर मान्यवर कांसीराम साहब ने एक लंबा संघर्ष किया। तो मुझे खुशी है कि आरएसएस ने एक रणनीतिक परिवर्तन किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जाति जनगणना तो हो, लेकिन उसका राजनीतिक फायदे के लिए ना हो। लेकिन ये जो लाडली बहना की स्कीमें आ रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार लाई हो, चाहे इससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार लाई हो या कोई और सरकारें लाई हो, वो चुनाव से एकदम पहले ही क्यों आती है? 5 साल की जब सरकार पूरे होने को होती है तब स्कीम आती है। इसका मतलब राजनीतिक फायदे के लिए तो सरकारें, राजनीतिक पार्टियां समय समय पर स्कीमें लाती हैं। हो सकता है कि जाति जनगणना की भी, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे की भी लोग राजनीतिक फायदा उठाएं, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा कि कम से कम सोच में एक परिवर्तन आया और हमारी वो लड़ाई कुछ हद तक आगे बढ़ी। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे अब से 500 साल पहले या 200 साल पहले या 300 साल पहले किसी राजा ने किसी को एक बहुत बड़े जमीन का टुकड़ा गिफ्ट कर दिया हो, मनसबदारी प्रथा थी, राजशाही थी, राजतंत्र था, और जो रजवाड़े हुआ करते थे उनके बीच में जो रियासतें हुआ करती थी, तो रियासतदार को एक ज़मीन, बहुत बड़ी ज़मीन दे दी जाती थी। वहाँ काश्तकारों को भी ज़मीन देने का अधिकार उस वक्त के वहाँ के जो रजवाड़े होते थे उनको होता था। लेकिन एक बहस जो शुरू की है, एक चिंतन जो शुरू किया है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू किया है। जो जजमेंट 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जज की बेंच ने दिया था, और उसने कहा था कुछ आईएएस का बेटा आईएएस बनता जा रहा है, कुछ ही लोग रिजर्वेशन का लाभ उठाते जा रहे हैं। तो उस सवाल ने 2-3 सवाल पैदा कर दिए। एक तो सवाल ये पैदा कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अंदर गिने चुने 200-300 परिवार के लोग ही 70% के आसपास पदों पर जज बनते हैं। तो ये प्रथा टूटनी चाहिए। एक तरफ हमारे देश के राष्ट्रपति जी चिंता जाहिर कर चुके और कह चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में जजेस बनने के लिए भी एक रिटन एग्जाम होना चाहिए, एक नेशनल अपॉइंटमेंट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए जिसके माध्यम से जजों की नियुक्ति हो। अभी तो ये है कि ये भी एक तरह की एक लेटरल एंट्री है। एक तरफ हम लेटरल एंट्री का सारी राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा कोलिजियम का जो सिस्टम है वो एकदम लेटरल एंट्री को ताकत देने वाला है। चंद परिवारों के बच्चों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनाने वाला जो ये लेटरल एंट्री है, जो कोलिजियम के माध्यम से शुरू होती है, ये कोलिजियम सिस्टम आखिर कब टूटेगा? तो एक तो सवाल ये कि ये कोलिजियम सिस्टम टूटना चाहिए। कोलिजियम के माध्यम से जो लेटरल एंट्री होती है, सीधी भर्ती होती है डायरेक्ट केवल इंटरव्यू से, वो सिस्टम ब्रेक होना चाहिए। कहीं ना कहीं न्याय के सिद्धांत को कमज़ोर करने वाली ये प्रथा है। ये कोलिजियम सिस्टम एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसमें चंद परिवार, दादा जज, पोता भी जज, पिता भी जज, सब परिवार के कई एक परिवार में कई जगह तो 10-10, 15-15 हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी परिवारों में काबिल बच्चे नहीं होते। तो ये जो कब्जा है कुछ खास परिवारों का, ये टूटना चाहिए। दूसरी बात, जो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट से एक बात और निकल कर आती है कि न्याय मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए।
और उसके लिए जरूरी है जाति की जनगणना, एक इंपीरिकल डाटा होना चाहिए जिसमें शैक्षणिक आर्थिक सर्वे होना चाहिए। तो वो पूरा का पूरा डाटा कैसे कलेक्ट होगा, ये सरकारों की जिम्मेदारी है, ये करना चाहिए। लेकिन मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आरएसएस जैसी संस्था जो हमेशा से जाति जनगणना की हिस्सेदारी भागीदारी का विरोध करती थी, कहीं ना कहीं आज हम ये लोग वर्षों के संघर्ष के बाद कामयाब हुए कि वो भी झुकने को मजबूर हुआ और उन्होंने रणनीतिक परिवर्तन अपनी सोच में किया है। तो ये जो ज़मीनें हैं, जो रजवाड़ों ने कभी किसी को दे दिया, किसी मनसबदार को दे दिया, एक आदमी पे हजारों एकड़ ज़मीन है, एक आदमी पे 1 गज ज़मीन नहीं है, तो ये डिस्पैरिटी क्यों? और वर्षों से जो परिवार उस दान की मिली हुई ज़मीन को, पट्टे जो उनको मिले, उस ज़मीन को जो 300 साल 400 साल से जिनका परिवार जिस पे पैसे कमाते आ रहा है और लैंड एक्वायर हुई सरकार से करोड़ों रुपए का मुआवजा ले लिया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ज़मीनें कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा हुआ है? अगर नहीं तो कुछ ही परिवारों का उन पे सालों दर साल कब्जा क्यों है? तो देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, बल्कि देश की सरकार इन सभी प्राकृतिक संसाधनों की मालिक होना चाहिए। और इन प्राकृतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण भी पूरे देश के सभी समाजों में समान रूप से करने की जिम्मेदारी भारत के संविधान के आर्टिकल 37 और 38 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने की बात की गई है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का सभी वर्गों में समान रूप से वितरण हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के तमाम प्राकृतिक संसाधनों का, चाहे वो खेती की ज़मीन हो, जल जंगल ज़मीन या कोई और जो अनेक प्रकार की खाने हैं जहाँ उत्खनन होता है, अरबों खरबों रुपये पैदा होता, उसका कोई भी व्यक्ति मालिक कैसे हो सकता है जब वो अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ? इसका मतलब ये मालिकाना हक खत्म होना चाहिए, मालिक सरकार होनी चाहिए। और उसमें अगर सरकार सब में समान रूप से पट्टे बांट दे, लेकिन मालिक खुद सरकार रहे, और ये जब तक नहीं होगा तब तक न्याय नहीं होगा, तब तक सामाजिक न्याय का सिद्धांत फेल होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, चाहे वो मीडिया के अंदर हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हो, तमाम जगह पर कुछ खास वर्गों का जो कब्जा है उसने देश के 90% लोगों को संसाधनों से दूर कर दिया है। मैं समझता हूँ प्राकृतिक संसाधनों का भी राष्ट्रीयकरण होकर और समान रूप से वितरण होना चाहिए। और ये जो एक एकाधिकार है, जो मोनोपोली कुछ खास वर्गों की है, जो देश में 10% लोगों के हाथ में देश का 90% संसाधन है, धन संपत्ति सब कुछ 10% के हाथ में है, और उसमें भी 100 परिवारों के हाथ में लगभग देश का 75% जो पूरा संसाधन है, जल जंगल जमीन धन संपदा इंडस्ट्री व्यापार सब कुछ, जो 100 परिवारों के हाथ में देश का 75% सारी संपदा है, ये कब्जा देश में एकाधिकार को जन्म देता है, मोनोपोली को जन्म देता है, जिससे अनेकों वर्ग पिछड़ गए हैं। उनको न्याय की ज़रूरत है और न्याय की लड़ाई जो हमारे महापुरुषों ने शुरू की थी आज सही दिशा में बढ़ गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां उन मुद्दों को, सामाजिक न्याय के मुद्दों को, चाहे जाति की जनगणना हो, चाहे लेटरल एंट्री हो या हिस्सेदारी भागीदारी की बात हो, उन सारे मुद्दों को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल कर चुकी हैं। तो ये सामाजिक न्याय के एक लंबे संघर्ष की जीत है। इसके लिए मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों को, नेताओं को, सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो एक चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जाहिर की थी अपने उस जजमेंट के माध्यम से कि कुछ ही लोग क्यों काबिज रहे, बाकी को भी हिस्सा मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि केवल सरकारी नौकरी में तो 3% केवल पूरे देश का धन खर्च होता है। बाकी क्षेत्रों पे तो बाकी हिस्सेदारी भागीदारी की बात ना कोर्ट करता है ना सरकारें करती हैं। तो आज 3% के साथ साथ बाकी के बचे हुए 97% में भी हिस्सेदारी भागीदारी की बात करनी होगी। हम इस लड़ाई को सही दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से निवेदन करता हूं, खासतौर पर बहुजन समाज के नेताओं से निवेदन करता हूं, आप वोट बैंक की राजनीति को खत्म कीजिए और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आके काम कीजिए। अगर आप रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं तो आप जिन समाज से जीत के जाते हैं उन समाज के मुद्दों को भी उठाइए और संसद को मजबूर कीजिए, विधानसभाओं को मजबूर कीजिए कि वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक समाज की कोई अवहेलना ना करें, उनके मुद्दों की अवहेलना ना करें। और साथ ही साथ मैं सर्वोच्च न्यायालय की जो जजमेंट अभी कल आई
उसका भी धन्यवाद करता हूं। आपको याद होगा, अभी मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक लाइव किया था जिसमें मैंने कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लेकिन कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सरकारें खुद न्यायालय बन गई हैं, सरकारें खुद जो काम न्याय के द्वारा, न्याय का काम जो न्यायालयों को करना चाहिए, वो बिना जांच के किसी को आरोप लगने मात्र पे जो सरकारें बुलडोजर चला के लोगों के घरों को तबाह कर रही थी, परिवारों को तबाह कर रही थी, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने आखिर कल ये डिसाइड कर दिया कि हम एक पॉलिसी बना के सभी सरकारों को देंगे ताकि किसी के घर को बुलडोजर चला के गिराया ना जा सके, किसी को तबाह ना किया जा सके। आरोपी अगर कोई है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं तो उसको न्यायिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी ने अवैध निर्माण भी बनाया है तो उसकी तोड़ने की भी कानूनी प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। अगर नहीं होता है, आप जाति धर्म देख के लोगों के ऊपर बुलडोजर चला के उनके घरों को जलाएंगे, तोड़ेंगे, तो ये न्याय के खिलाफ होगा, ये मानवता के खिलाफ होगा। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को भी, सभी नेताओं को भी और समाज के सभी वर्गों को सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का धन्यवाद करना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का मैं आज इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि पीएमएलए एक्ट जो है, पीएमएलए, उसके तहत जो लोगों को, विपक्ष के खासतौर पर नेताओं को जो मुकदमे बनाकर जेल में डालकर सालों साल जेल में रखा जा रहा था, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने आखिर ये कल तय कर दिया कि अब और नहीं, किसी को लंबे समय तक किसी का लाइफ लिबर्टी का फंडामेंटल राइट को वायलेशन नहीं किया जा सकता। तो लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मैं उसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं और तमाम देशवासियों से कहता हूं कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत को सब लोग अपना लो। अगर उत्पीड़न जारी रहेगा, समाज बटेगा, और समाज बटेगा तो दंगे भड़केंगे तो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होगा, जो किसी भी कीमत पे हमें होने नहीं देना है। देश में कानून का शासन है, संविधान का शासन है, संविधान ही सर्वोपरि रहना चाहिए, व्यक्ति सेकेंडरी होना चाहिए, देश का संविधान प्राइमरी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।